Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are going to study our science book of 8th class. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक. Dear students, I have posted 2 videos of the first lesson of this book already. ये जो इस बुक का फर्स्ट लेसन है इसके 2 वीडियो में पहले ही पोस्ट कर चुका हूं. इट इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन. ये आज का वीडियो थर्ड वीडियो है इस लेसन का. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोज, इसलिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं दे शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट. तो उनको पहले पिछले 2 वीडियो देखने चाहिए सो दैट दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड द होल लेसन, ताकि उनको पूरा जो लेसन है वो समझने के वो योग्य बन सकें. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. ये अपना फर्स्ट लेसन है इस बुक का, फसल उत्पादन एवं प्रबंध. इस लेसन में हम लोग पिछले 2 वीडियो में कई चीजें पढ़ चुके हैं. मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा उन चीजों को, उन खास बातों को जो हम लोग पढ़ चुके हैं. इस लेसन में हमने पढ़ा कि फसल क्या होती है, फसल किसे कहते हैं, और फसल को उत्पादन करने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए जिन जिन चीजों को करना पड़ता है, जिन जिन कामों को करना पड़ता है वो कृषि पद्धतियां कहलाती हैं. और किसी भी खेती को करने के लिए 7 प्रकार के काम करने पड़ते हैं. ये 7 प्रकार के काम, इनकी लिस्ट हमने पढ़ी थी, अब हम उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं. इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल, जो जून से सितंबर तक होती है. यानी कि जो सर्दी की फसल होती है वो जून से सितंबर तक, बरसात की जो फसल है वो खरीफ की फसल है. वर्षा ऋतु में ये बोई जाती है. जो अभी अपने बाजरा, मूंग, मोठ, ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल कहलाती है. और जो सर्दी में बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में, यानी दीपावली पर बोई जाती है और होली पर काटी जाती है, जैसे गेहूं की फसल है, चना है, ये रबी की फसल है. तो ये ऋतु के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है. ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं. और यहां फसल पद्धतियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. फसल पद्धतियां वो काम हैं जो खेती के लिए करने पड़ते हैं. किसी भी फसल को अगर खेत में उगाना है, सक्सेसफुली उगाना है, सफलतापूर्वक उगाना है, अच्छी फसल प्राप्त करनी है, तो ये 7 काम हमें करने होते हैं खेत में. मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर उसकी कटाई करना और फिर इसको स्टोर करना या भंडारण करना. ये 7 प्रकार के जो काम हैं इनको कृषि पद्धतियां कहते हैं. इनमें हमने पहले इसकी लिस्ट पढ़ी और अब हम एक एक को बड़े ही विस्तार से पढ़ रहे हैं. हम लोग पढ़ चुके हैं मिट्टी तैयार करने के बारे में. और मिट्टी तैयार करना किसको कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला बनाना, ये मिट्टी तैयार करना कहलाता है. मिट्टी तैयार करने से क्या फायदे हैं वो हमने पढ़े. मिट्टी तैयार करने के लिए कौन से औजार काम में आते हैं उसको हमने पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा कि पारंपरिक औजार कौन से हैं मिट्टी तैयार करने के. तो हल जो होता है वो परंपरा से मिट्टी तैयार करना या जुताई करने में काम आता था. लेकिन आजकल के जो औजार, आजकल ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा करके मिट्टी तैयार करने का काम किया जाता है. तो हमने दोनों प्रकार के औजारों के बारे में पढ़ा. पारंपरिक औजारों में हल और कुदाली, ये 2 औजार पारंपरिक हैं मिट्टी तैयार करने के लिए. मिट्टी तैयार करने को जुताई भी कहते हैं, जोतना भी कहते हैं खेत को. तो मिट्टी तैयार करने के फायदे, मिट्टी तैयार करने को का मतलब क्या है, मिट्टी तैयार करने के पारंपरिक औजार कौन से हैं, मिट्टी तैयार करने के जो आधुनिक औजार हैं जिसको कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पहले चरण में पढ़ा, मिट्टी तैयार करना. मिट्टी तैयार होने के बाद में दूसरा चरण होता है बुआई का, यानी बीज बोने का. तो बुआई क्या होती है, बुआई करने के लिए कैसे बीजों को उपयोग किया जाता है, या बुआई करने के लिए परंपरागत औजार क्या थे, यानी पहले के जमाने में बुआई कैसे की जाती थी. तो हमने पढ़ा कि इस तरह जो
हल होता था उसके पास कीप लगा करके उसमें बीज डाल करके बैलों द्वारा बुआई की जाती थी। लेकिन आजकल ये जो बुआई का कार्य है वो सीड ड्रिल के द्वारा, ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगा करके उसमें से बुआई की जाती है। और बुआई का ये जो मशीनें होती है जिनकी सहायता से हम करते हैं, तो बुआई करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। बुआई करते समय बराबर गैप पर दूर दूर थोड़ा बीज गिरने चाहिए ताकि वो जो पौधे उगे उनके बीच में थोड़ी सी गैप रहे, थोड़ा अंतर रहे ताकि उनका पोषण प्राप्त हो सके। तो यहां पर हमने बुआई का जो चरण था वो भी कंप्लीट पढ़ लिया है। तीसरा जो चरण था वो आज हमें स्टार्ट करना है। थर्ड जो कृषि पद्धति है उसका नाम है खाद एवं उर्वरक मिलाना। मैं इसको एनलार्ज करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। खाद व उर्वरक मिलाना। तो खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का उपयोग एक ही तरह से है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, पौधों को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए खाद व उर्वरक दिए जाते हैं खेत में। अब यहां इस चरण को हम पढ़ेंगे आज डिटेल से। ये तीसरा चरण है खेती का, खाद व उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद और उर्वरक दोनों को ही मिट्टी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखा जाए। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का एक स्तर बना हुआ होना चाहिए, एक लेवल होना जरूरी होता है। उस लेवल से नीचे अगर पोषक तत्व चले जाते हैं, यानी मिट्टी में एक निर्धारित स्तर के नीचे अगर पोषक तत्व होते हैं यानी कम होते हैं, तो फिर पोषण नहीं मिलता है फसल को और फसल उतनी अच्छी पैदा नहीं होती जितनी अच्छी हमें चाहिए। इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बना रहे, लेवल बना रहे, इसके लिए मिट्टी में जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें कहते हैं खाद और उर्वरक। अब यहां पर बूझो आपको दिखाई दे रहा होगा। बूझो कई बार हमें कई चीजों को याद दिलाता है, कई प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न कराता है बूझो। तो देखते हैं बूझो क्या बोल रहा है। बूझो कह रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। यानी इसने कहा कि मैंने एक खेत में तो अच्छी फसल के पौधे देखे, उसी के पास वाला जो खेत था उसमें पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो इसमें जो लॉजिक है, जो बताई जाने वाली बात है वो ये है कि जिस पौधे को अच्छा पोषण मिलता है, पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं, पोषण अच्छा मिलता है, प्रकाश अच्छा मिलता है और जल अच्छी तरह मिल पाता है, तो जिस पौधे की जो आवश्यकताएं अच्छी तरह पूरी होती है तो उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी अच्छा होता है। तो ये जो सोच रहा है कि एक खेत में अच्छी फसल थी, पास वाली में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी, उसके पोषक तत्व, उसको जल की पर्याप्त मात्रा या जो प्रकाश मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें कमी हुई है, तभी वो जो स्वस्थ नहीं रह पाया, वो कमजोर दिखाई देता है। आइए पढ़ते हैं आगे की बात। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। खनिज आपने सुना होगा, पौधे को खनिज लवणों की जरूरत होती है, खनिज लवण। तो खनिज तो मिट्टी में से मिलते हैं, जमीन में से जो खोद कर निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। तो खनिज पदार्थ कहां से आते हैं? मिट्टी से। मिट्टी जो है वो फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये जो खनिज पदार्थ है जिसको मिनरल्स कहते हैं, तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये पौधों की ग्रोथ के लिए या वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। कई जहां पर पानी की कमी नहीं होती, जहां फसल को लगातार सिंचाई की जा सकती है, तो वहां पर किसान क्या करते हैं, एक फसल काटने के बाद में दूसरी फसल बो देते हैं। तो कई ऐसे खेत होते हैं, कई ऐसी जगह होती है जहां पर लगातार फसलें बोई जाती है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है।
तो पोषक तत्व कहाँ मिल पाते होंगे उनको, क्योंकि एक फसल पैदा हुई तो मिट्टी में से पोषक तत्व ले लिए जितने थे, अब दूसरी फसल बो दी तो उसको कहां से पोषक तत्व मिलेंगे। तो पोषक तत्वों की कमी रहती है उस सिचुएशन में, उस स्थिति में। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर ऊपर से मिलाने पड़ते हैं पोषक तत्व, जिसको हम कहते हैं खाद और उर्वरक। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। ये जो कमी हो जाती है मिट्टी में पोषक तत्वों की लगातार फसलें उगाने के कारण से, इस कमी को पूरा करने के लिए खाद दी जाती है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो जब खाद दी जाती है, और खाद क्यों दी जाती है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दी जाती है। तो ये जो प्रक्रम है, ये जो क्रिया है खाद देने की, इसको खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। जितनी मात्रा में खाद मिलनी चाहिए पौधों को, उतनी मात्रा में अगर खाद नहीं मिलेगी तो खाद के माध्यम से पौधे को पोषक तत्व जो मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, तो पौधे कमजोर रहेंगे। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। देखो इसमें जैविक शब्द का मतलब समझना चाहिए, ये बार बार आएगा। जो चीज जीवों से बनती है वो जैविक कहलाती है। चाहे वो पौधे से बनी हुई चीज हो, चाहे जीव जंतुओं से बनी हुई चीज हो, पौधों को भी जीवों में ही शामिल माना जाता है। पौधे भी सजीव हैं। तो पौधे या अन्य जानवरों से या किसी भी जीव के शरीर से जब कोई चीज बनती है या उसके शरीर से प्राप्त होती है तो उसको जैविक कहते हैं। जीवों से बना हुआ जैविक। कार्बनिक, और जो जैविक होता है वो कार्बनिक होता है क्योंकि उसमें कार्बन पाया जाता है। तो जो खाद जो बनती है, खाद और उर्वरक दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों का यूज एक ही है। दोनों खेतों में दी जाती है और खेत की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दी जाती है दोनों। लेकिन खाद और उर्वरक में थोड़ा अंतर है, उनकी बनावट में, उनकी संरचना में अंतर है। तो क्या अंतर है वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो यहां पर पहले खाद के लिए बताया जा रहा है कि खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, यानी ये जीवों से मिलता है। जैसे गोबर है, गोबर की खाद बनती है। तो गोबर कहां से मिलता है, जंतुओं से, गाय भैंस से मिलता है, तो वो जैविक हो गया क्योंकि जीवों से मिला। ऐसे ही केंचुओं की खाद होती है, केंचुआ खाद, तो वो कहां से मिल रही है, केंचुओं से मिल रही है। केंचुए क्या है, सजीव है, तो सजीवों से मिल रही है, इसलिए जैविक है। तो जो भी जैविक, ये जो खाद जो शब्द यूज किया जाता है वो जैविक पदार्थों के लिए किया जाता है जो जीवों से मिलती है, जो कि पौधों को का जंतु अपशिष्ट से, पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। यानी ये जो खाद है वो या तो पौधों से प्राप्त होगी या जंतुओं के अपशिष्ट यानी मलमूत्र से प्राप्त होगी। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक खड्डे में डालते जाते हैं। जो पौधे होते हैं सड़े गले या टूटे हुए, उनको एक खड्डा रखते हैं, उस खड्डे में पौधे डालते, कोई टूटे हुए पौधे के भाग हों वो डाल सकते हैं। जंतुओं के मलमूत्र है, पेशाब है या गोबर है वो डालते रहते हैं, तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। ये सब चीजें जब एक खड्डे में डाल दी जाती है तो इनका अपघटन होता है। अपघटन करते कौन है, ये सूक्ष्म जीव करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उन चीजों को सड़ाते हैं और सड़ा के उनका अपघटन करते हैं। अपघटन यानी उनको दूसरे पदार्थों में बदल देते हैं और उससे खाद बन जाती है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ऐसे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो अपघटन करते हैं। अपघटित पदार्थ, ये जो अपघटित होने के बाद जो पदार्थ बनता है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर उसको खाद में यूज करते हैं। सीधा गोबर डालने से खाद अच्छी नहीं बनती, पहले उसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद जो खाद बनती है वो बहुत अच्छी खाद होती है, फिर उसको खाद में यूज किया जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के बारे में पढ़ चुके हैं। केंचुआ एक जीव होता है, लगभग 1 अंगुल जितना या 1 अंगुल के से ज्यादा का एक लट जैसा जीव होता है केंचुआ। वो खाता तो मिट्टी है और निकालता खाद है।
तो केंचुओं को अगर पाला जाए तो वो खाद बनाते हैं, तो उसको केंचुआ खाद कहते हैं। वो बहुत ही उपजाऊ होती है वो खाद। तो केंचुआ खाद भी देखो, दो प्रकार की खाद के बारे में बता दिया गया है अभी। एक तो खड्डे के अंदर सड़ा के बनाने वाली खाद, वो तो होती है कंपोस्ट खाद। दूसरी केंचुआ खाद जो केंचुओं से बनती है। तो ये दोनों ही खाद है, क्योंकि दोनों ही खाद इसलिए बोल रहे हैं दोनों को, क्योंकि दोनों ही जीवों से प्राप्त हो रही है, यानी जैविक होती है। कार्बनिक या जैविक है ये, इसलिए खाद कहलाती है। अब यहां पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी दी हुई है, मूंग अथवा चने के बीज। क्रियाकलाप 1.2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित कैसे करते हैं? मूंग को और चने को अंकुरित करना है किसी भी बीज को, तो आपको क्या करना है, आप रात को सोते टाइम उसको भिगो दो पानी में, और सुबह उठ के उसको पानी तो निकाल दो उसका, और वो जो भीग गया रात भर उसको कपड़े में बांध दो, गीले कपड़े में, और बांध के लटका दो कहीं बाहर धूप में। तो वो दूसरे पूरे दिन लटके हुए रहने दो उसको, रात को भी लटके हुए रहने दो। तीसरे दिन जब आप खोलोगे उस कपड़े को, तो उसमें से वो जो बीज थे ना, वो अंकुरित होते हुए मिलेंगे आपको। इस तरह से आप अंकुरित कर सकते हो किसी भी बीज को। अंकुरित बीज खाना अच्छा रहता है अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं उससे। तो मूंग को अंकुरित करके खा सकते हैं, चने को अंकुरित करके खा सकते हैं। कई बार अंकुरण नहीं होता है तो 1-2 दिन और भी रखना पड़ सकता है। तो अंकुरित कर लिया। अब अपने को इस एक्टिविटी में क्या करना है, देखिए। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब उसमें अलग अलग साइज के अंकुरण मिलेंगे आपको, कोई छोटा अंकुर है, कोई बड़ा अंकुर है। 3 एक ही साइज के अंकुरित हुए आपने उसमें से छांट लिए बीज। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। 3 गिलास ले लिए या कोई भी पात्र ले लिए 3। इन पर A, B और C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। अब हमने क्या किया, देखो तीनों बीज तो बराबर है, तीनों बीज समान अंकुरित है, यानी अंकुरण में अंतर नहीं है, तीनों में बराबर लिए अपन ने तीनों। लेकिन अंतर क्या है तीनों गिलासों में? गिलास A में तो है खाद, गोबर की खाद डाली हुई है। गिलास B में यूरिया डाला हुआ है, और गिलास C में कोई खाद नहीं डाली हुई, सिर्फ मिट्टी है। अब उनको अपन को 7 से 10 दिनों तक उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं, ये गिलास विलास रख रखे हैं। ये देखिए खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। ये 3 गिलास हैं, एक में कम वृद्धि हुई, B वाले में सबसे ज़्यादा हुई, A वाले में बीच की हुई। तो अब ये जो प्रयोग अपन ने किया, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा वो अपने को देखना है। क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि को गति एक समान है? क्या तीनों गिलासों में पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? क्या तीनों में एक जैसे ही उगेगा, वो वृद्धि एक जैसी होगी? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? तो आपको लगेगा जो यूरिया जिसमें डाला है अपन ने, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि मिलेगी अपने को। किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे कम है? पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक यूरिया वाले में होगी। उर्वरक, अब देखो, अब यहां पर एक अंतर ये जो स्पष्ट हो रहा है ना, यूरिया खाद नहीं है, यूरिया उर्वरक है। गोबर की खाद है क्योंकि वो जीव से प्राप्त होती है, लेकिन यूरिया जीव से प्राप्त नहीं होता, वो जैविक नहीं है। तो जो ऐसी खाद होती है जो जीवों से प्राप्त नहीं होती, जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है, उसको उर्वरक कहते हैं। तो यूरिया खाद नहीं है, यूरिया उर्वरक है। तो अब यहां पर बताया जा रहा है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं।
वे खाद से कैसे भिन्न हैं। अब अपन ने पढ़ा कि दोनों ही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, खाद भी पोषक तत्वों की पूर्ति करती है मिट्टी में और यूरिया भी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो अंतर क्या है दोनों में? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो बनते हैं वो फैक्ट्रियों में बनते हैं। उर्वरकों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये जो नाम है ये उर्वरकों के हैं। ये उर्वरक जैविक नहीं होते, जीवों से प्राप्त होने वाली चीजों से नहीं बनते, ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हालांकि इनमें भी पोषक तत्व होते हैं और उल्टा ज्यादा होते हैं खाद की तुलना में, लेकिन ये कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं खेत को। फायदा तो करते हैं, दिखने में तो बहुत तेज गति से फायदा इनसे ही ज्यादा होगा, इसलिए लोग यूरिया डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर ज्यादा टाइम, लंबे टाइम तक अगर अपन खाद नहीं डाल के उर्वरक डालते रहते हैं ना खेत में, तो उसकी उर्वरक क्षमता कम होती जाती है, मिट्टी की उपजाऊपन कम होता जाता है मिट्टी का। तो ये उर्वरक होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में जिनका निर्माण किया जाता है। ये जो उर्वरक हैं, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अच्छी फसल होती है उर्वरक डालने से, बहुत अच्छी फसल होती है, इसलिए किसान डालते भी हैं यूरिया वगैरह। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। दिखने में तो आपको अच्छी फसल दिख जाएगी, आप पहली बार उर्वरक डालेंगे खेत में तो बहुत शानदार फसल दिखेगी आपको, लेकिन लंबे समय तक अगर आपने उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया तो आपकी जो मिट्टी है खेत की, उसकी जो मूल क्षमता है, जो उसका उपजाऊपन है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अब ये क्या है, उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं, एक तरह से जहर है एक प्रकार का ही। तो आप जब डालोगे तो फसल तो ज्यादा होगी आपकी, लेकिन जब बारिश होगी तो वो जो जहर है उन उर्वरकों में, वो पानी के साथ में घुल करके मिट्टी में आ जाएगा और वो मिट्टी में से वो जहर उस कहीं न कहीं पौधे में भी चढ़ेगा ऊपर। तो ये एक तरह का प्रदूषण भी फैलाते हैं ये उर्वरक। अतः मिट्टी को ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। अब जैसे वो मिट्टी में आ गया, उसके जो रासायनिक पदार्थ है, बरसात के साथ में उर्वरक अपन ने छिड़के खेत में और बरसात हुई, बरसात में घुल करके वो उर्वरकों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वो बाहर निकलेगा खेत में से, पानी तो कहाँ जाएगा? तालाब में जाएगा। तो वो उर्वरक जो हैं उनमें जो हानिकारक पदार्थ हैं वो जाकर के मिल गए कहाँ? तालाब में। तो जल प्रदूषण भी करते हैं ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं उर्वरक। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यानी आप खेत में उर्वरक मत डालिए ज्यादा, आपको खेत में ज्यादा से ज्यादा खाद का उपयोग करना चाहिए, जो जैविक खाद होती है। भले ही आप कंपोस्ट खाद ले लो, भले ही आप ये केंचुआ खाद ले लो, ये बहुत अच्छी खाद आती है, बहुत उर्वर, इनसे भी बहुत अच्छी फसल होती है केंचुआ खाद से। लेकिन अगर कोई लालच में बहुत ज़्यादा फसल करने के लालच में उर्वरक यूज करता है, अगर वो यूरिया और ये जो नाम आए थे अभी उनको यूज करता है, तो धीरे धीरे उसके खेत की जो असली जो उर्वरकता है वो कम होती जाएगी और जल प्रदूषण भी होगा उससे। इसलिए खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दो उपाय हैं, अच्छे उपाय। या तो आप खाद का उपयोग करो, खाद दो आराम से, जैविक खाद दो आप, या आप एक फसल उगाने के बाद में कुछ समय तक खेत को खाली छोड़ो, लगातार दूसरी फसल मत बोओ। उससे क्या होगा, अपने आप ही मिट्टी में उर्वरक जो पोषक तत्व है मिट्टी अपने आप प्राप्त कर लेती है थोड़े टाइम में। तो दो प्रकार से आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, या तो खाद या उर्वरक देंगे, या एक फसल को काटने के बाद कुछ समय तक उसको बिना उगाए कुछ उसको खेत को छोड़ना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है।
आप उर्वरक का उपयोग नहीं करोगे, अगर खाद का उपयोग करोगे तो मिट्टी के गठन का मतलब किसी भी चीज में, किसी भी चीज का जो संगठन या गठन होता है, मतलब क्या होता है उसका, कि उसमें जो जो चीजें होनी चाहिए वो हो। मिट्टी कई चीजों से मिलके बनती है, तो मिट्टी में जो जो चीजें होनी चाहिए, अगर आप खाद का उपयोग करोगे तो वो चीजें उस मिट्टी में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी मिट्टी का जो संगठन है, मिट्टी का जो गठन है, वो सुधरेगा अगर आप खाद का उपयोग करोगे। तो खाद का उपयोग करने से एक तो मिट्टी का गठन और जल अवशोषण क्षमता, हर मिट्टी की अपनी अपनी जल अवशोषण की क्षमता होती है कि कोई मिट्टी कितने पानी को अपने अंदर अवशोषित कर सकती है और उसको रोक सकती है। दो अलग अलग बातें हैं। कई बार ऐसी मिट्टी होती है जैसे बालू मिट्टी है, अवशोषित तो खूब रख सकती है पानी को, खूब सोच लेगी पानी, लेकिन उसको ज्यादा समय तक रख नहीं सकती, वापस उड़ जाता है उसका पानी। तो मिट्टी की जो अवशोषण या जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है अगर अपन खाद का उपयोग करते हैं उर्वरक की जगह पर। तो दो फायदे हैं खाद के उपयोग से। मिट्टी के गठन का मतलब मैंने बताया, उसके अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें आती है। तो मिट्टी का गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है। यानी जितनी चीजें फसल उगाने से कम हो गई, फसल ने जो जो चीजें काम में ले ली मिट्टी में से, जिन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया, वो वापस पूर्ति हो जाती है उनकी उर्वरकों के उपयोग से, खाद के उपयोग से। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ये तीसरा तरीका है। देखो, दो तरीके पढ़ चुके हम। पहला तरीका खाद या उर्वरक देने से मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 2, कुछ समय के लिए आप खाली छोड़ दो खेत को, नंबर 2 वो है। नंबर 3, तीसरा उपाय है मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति का, कि फसल चक्रण। यानी आप ऐसी फसलें बो, लगातार तो आप बो सकते हो, एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल बो सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको अगर आप बोते हो अपनी खेत में तो वो आपके खेत में जो पोषक तत्व है उनको बढ़ाती है वो फसलें। तो आप इस तरह की फसलें, आप योजना पूर्वक प्लानिंग से आप ऐसी फसलें बो कि जिससे आपके खेत में जो पोषक तत्व है उनकी कमी नहीं हो, उनकी पूर्ति होती जाए अपने आप। तो इस तरह से जब प्लानिंग के साथ अपन फसल बोते हैं तो उसको फसल चक्रण कहते हैं। तो वो भी एक उपाय है मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करने का। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। एक क्रम में, यानी एक सीरीज में, एक ऑर्डर से, एक क्रम से, एक निश्चित क्रम से अपन फसलों को अगर उगाते हैं तो इससे भी पोषक तत्वों की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में, वैसे अपन पश्चिम भारत में आते हैं लेकिन ऊपर की तरफ है अपन भी। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। अपन भी अभी ऐसा ही करते हैं। अभी जैसे बारिश का मौसम है, अभी खरीफ की फसल बो रहे हैं, तो अभी अपन खेत में क्या उगाते हैं? अभी बाजरा, मूंग और मोठ उगाते हैं। तो मूंग और मोठ क्या है? फलीदार फसल है, फलियां होती है उसकी। तो मूंग, मोठ, चौला, ये सब फलीदार फसलें, इनमें फलियां लगती है। और वो फलीदार जो फसलें हैं उनको उगाने के बाद में अगली बार, यानी फलीदार फसल कट गई उसके बाद में गेहूं बोते हैं। तो अपने भी ऐसा ही होता है। अपन अभी बरसात में ये मूंग, मोठ और चौला बोएंगे, ये कट जाएगा दीपावली तक, और फिर दीपावली पे कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं की। गेहूं है, चना है, वो फिर होली पे कटती है। यही सिस्टम है अपने यहां पर भी। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है।
यानी नाइट्रोजन की जो कमी है वो नहीं आती, क्योंकि ये जो फलीदार पौधे होते हैं जिसमें दालें आती है, ये अगर अपन उगाते हैं तो इनकी जड़ों में एक खास सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है मिट्टी में अगर फलीदार पौधों को उगाया जाए। तो एक ऋतु में फलीदार चारा उगाते थे और दूसरी ऋतु में गेहूं उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यानी किसान इस तरह से अपने खेत में फसलें उगाए, एक ऋतु में फलीदार फसलें, दूसरी ऋतु में गेहूं या जो भी धान उगाना चाहते हैं वो। तो ये जो इस तरह से फसल चक्रण इसको कहते हैं, इस तरह से भी अगर उगाई जाए फसलें तो भी जो आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति की जा सकती है, विशेष रूप से नाइट्रोजन की। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया ना कि ये फलीदार पौधे होते हैं, उनके जड़ों में कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका नाम होता है राइजोबियम। जो भी फली वाले पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस कुल कहते हैं। दाल भी उसमें आती है, दाल ही है, मूंग की दाल, मोट चौले की दाल, मोट है, दाल ही है ये सब। तो जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनको लेग्यूमिनस कुल में माना जाता है, लेग्यूमिनस। तो लेग्यूमिनस के जो कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फलीदार जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो लेग्यूमिनस या फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है उनके अंदर गांठें होती है, ग्रंथिकाएं या गांठें होती है। उन गांठों में ये बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम नाम के, ये पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो होती है, देखो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। 79% या 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, वो पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकता है, वो मिट्टी के थ्रू लेता है नाइट्रोजन को। तो वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को मिट्टी वाली नाइट्रोजन में बदलना, ये काम है उनका। वो जो राइजोबियम जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस वाले पौधों में, जड़ों में, वो ये काम करते हैं कि वायुमंडल वाली जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन का जो रूप होता है उसमें बदलने का काम उनका है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काम करते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं आज कि मिट्टी में किस तरह से जो आवश्यक तत्व हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के उपाय हमने पढ़े। आज हम लोग पढ़ चुके हैं पेज नंबर 6 तक। वी हैव स्टडीड टुडे अप टू पेज नंबर 6। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन फ्रॉम पेज नंबर 7 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। टेबल के थ्रू, सारणी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी लेसन। हर लेसन का जो मूल भाव है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की लगातार आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। डोंट ट्राई टू रिमेंबर, डोंट ट्राई टू लर्न ओनली। किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करें, लर्न करें। लर्न यानी समझें उस चीज को, अंडरस्टैंड करें। स्पेशली इन साइंस, साइंस में जो चीजें हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझने पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्र चित्तता के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाने दें, ध्यान से चीजों को सुने। जब आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तो आप जरूर चीजों को समझ पाएंगे। और जब समझ में कोई चीज आ जाती है तो वो दिमाग में फिट हो जाती है। और जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम जबरदस्ती उसको रटने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टिकती है दिमाग में।
इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, अपना कंसंट्रेशन रखें, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें और जो भी वर्क दिया जाता है उसको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आप करके बताएं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से। टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम, आज के का टाइम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू एंड बाय।